वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेज होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज सीडीपी का थर्ड क्लास है आज सीडीपी का, और आज थर्ड टॉपिक भी है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। टॉपिक्स का नेम है और हिंदी में इसे बोलते हैं आनुवंशिकता और वातावरण। हेरिडिटी को दो नाम से कहा जाता है, एक आपका आनुवंशिकता और एक आपका वंशानुक्रम। इसका हिंदी में नाम जो है वो दो है, हेरिडिटी का आनुवंशिकता और वंशानुक्रम, ठीक है। और थर्ड टॉपिक से पहले आपका दो टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एंड प्रीवियस वीडियो में सीडीपी का टेस्ट लिया गया था। इस चैनल पर एक चीज़ आपको सबसे अच्छा मिलेगा, सबसे अलग मिलेगा सभी से, कि जितने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, सीटेट में कोई भी सब्जेक्ट का आपका हो, तो उस सब्जेक्ट को बेसिस लेवल से पढ़ाने के बाद आपको नेक्स्ट डे आपको उसी सब्जेक्ट से आपको टेस्ट लिया जाएगा, वो भी आप लाइव। और क्लास है जो डेली 9:30 PM में स्टार्टिंग होती है। तो आरंभ करते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एंड वातावरण। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, ये टॉपिक्स है आज का। इससे भी सीटेट में प्रश्न है जो हमेशा पूछे गए हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म आता है, पहले भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। हेरिडिटी को दो नाम से पुकारा जाता है, एक आपका आनुवंशिकता और एक आपका वंशानुक्रम, और उसका इंग्लिश नेम सिर्फ एक ही है, हेरिडिटी। क्वेश्चन में आपको आनुवंशिकता भी लिख देगा और वंशानुक्रम भी लिख देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों का मतलब एक ही होता है, हेरिडिटी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। आनुवंशिकता पूछ रहा है कि वंशानुक्रम पूछ रहा है, जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हेरिडिटी का ही आपका दोनों नाम हुआ, आनुवंशिकता एंड वंशानुक्रम। तो हेरिडिटी कहते किसको है? टॉपिक है आज का हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। पहले आनुवंशिकता के बारे में जानेंगे, फिर वातावरण के बारे में जानेंगे, और फिर इसके प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के बारे में जानेंगे, और क्रोमोजोम। तीन टॉपिक्स इसमें पढ़ना है आपको। आनुवंशिकता और वातावरण में आपको 10 टॉपिक्स से क्वेश्चन है जो आता है, तो तीनों टॉपिक्स को बेसिस लेवल से जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आनुवंशिकता कहते किसको है, आनुवंशिकता और वंशानुक्रम कहते किसको है। तो कुछ गुणसूत्र और जीन हमें जो माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है उसको बोलते हैं क्या, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। आनुवंशिकता वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो हमें गुणसूत्र हमें माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, उसको बोलते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। और उसके उदाहरण है किसी बच्चे का रंग, कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं माता पिता जी का जो रंग है वो सेम रंग उनके बच्चे में भी होते हैं। और सिर्फ रंग नहीं, रंग, रूप, आकार, जैसे कि उनका हाइट, माता पिता का जो हाइट होता है वो बच्चे का भी हाइट उतना ही होता है। तो किससे आता है? ये आनुवंशिकता से आता है, ये वंशानुक्रम से आता है। आँखों का रंग माता पिता का जैसा आँख का कलर है उस प्रकार से
कोई एक कलर बच्चे में भी होता है। तो ये सारी चीज़ है जो आनुवंशिकता और वंशानुक्रम में आते रहता है। ठीक है, फिर बालों का रंग, ये भी आपको आनुवंशिकता से आएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स, ये पॉइंट है आपका, इस रीटेट में बहुत बार पूछा भी गया है और आगे भी से प्रश्न है जो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है। जिसे आनुवंशिकता जो होती है वो हमेशा स्थिर होती है, मतलब कि एक जगह पर ठहरा हुआ होता है। ठीक है, वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक जगह पर क्या होता है, स्थिर होती है, हमेशा स्थिर होता है। आनुवंशिकता हमेशा क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर करने का मतलब ये है कि जो हमारे माता पिता में जो आनुवंशिकता था वो हमें आ गया। ठीक है, और मेरे आने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, वो आगे बढ़ते रहेगा। जो गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम हम में आए हैं वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेगा। तो वो क्या रहेगा, आपको स्थिर रहेगा। कैसे रहेगा वो सब कुछ हम जानेंगे, सब कुछ उसके बारे में बताएंगे। तो क्रोमोसोम जो हेरिडिटी जो होगी क्या होगी, आनुवंशिकता और वंशानुक्रम क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा। वह हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, हमेशा रुका हुआ रहेगा और जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो सीटेट में क्वेश्चन ये पूछता है कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम को एक चीज़ लिखेगा वहाँ पर और पूछेगा कि वह पिंदा ब्लैंक्स क्या होता है, तो वह स्थिर होता है। तो उसमें वो लिखेगा कि वो एक जगह पर नहीं होता है, वो इधर होता है, वो समय दर समय बदलते रहता है, और फिर एक ऑप्शन देगा स्थिर। तो आपको लिखना है कि वो स्थिर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आनुवंशिकता जो होती है वो आपको वंशानुक्रम वो हमेशा आपको स्थिर होती है। ठीक है, जितने लोग अभी लाइव चैट देख रहे हैं, अभी लाइव में देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हो गया आनुवंशिकता, हेरिडिटी आपका कंप्लीट हो चुका। अब आपका सेकंड पॉइंट है इन्वायरमेंट, वातावरण। इन्वायरमेंट मतलब कि वातावरण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट कहते किसको है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि इन्वायरमेंट कहते किसको है। तो बच्चा है जो माँ के गर्भ में जन्म, माँ के गर्भ में था, गर्भ के बाद वो बाहर की दुनिया में आया। तो जो उस दुनिया में आया, जो उस वातावरण में आया, जब बच्चा जन्म ले लिया उसके बाद उस बालक का जो वातावरण मिलता है या वातावरण हो रहा है, उसे वातावरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बालक माँ के गर्भ से जन्म लिया और उस समय जो वातावरण था, वातावरण कैसा भी हो उसका भी जिक्र बाद में करेंगे, वह वातावरण जो था उसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। माँ के गर्भ के बाद, माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद जो बच्चे को जो इन्वायरमेंट जो मिला, जो वातावरण जो मिला, उसी को बोलते हैं वातावरण। सिर्फ हमको जानना है, इसका वो परिभाषा कभी पूछा नहीं, कभी भी किसी चीज़ का परिभाषा नहीं पूछता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो वातावरण हमको समझ में आया कि वातावरण उसे कहते हैं जो माँ के गर्भ के बाद बच्चा जब बाहर की दुनिया में जो आता है और जिस प्रकार उसको वातावरण मिलता है उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट, या तो वातावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे बच्चा जन्म लिया और उसका जो चारों तरफ का जो वातावरण था वो शिक्षा था, खान पान था, खाना पीना, समाज, आपके आसपास में कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और इत्यादि। कहने का मतलब ये था कि जहाँ पर बालक जन्म लिया उसके चारों तरफ क्या हो, सिर्फ खाली शिक्षित लोग हो, चारों तरफ विद्यालय हो, कोचिंग हो, स्कूल हो, तो बच्चों को जो वातावरण जो मिलता है बालक उसी प्रकार उसमें ढल जाता है। तो शिक्षा कहने का मतलब ये हुआ।
खाना पीना का कहने का वातावरण मतलब ये हुआ कि बच्चा जहाँ पर जन्म लिया, जहाँ पर बच्चा का जन्म हुआ, उसके चारों तरफ या बच्चा जहाँ भी रहता है उसके चारों तरफ सिर्फ खाने पीने का ही सामान हो, बस शिक्षा नहीं हो वहाँ पर, मतलब वहाँ पर स्कूल विद्यालय कुछ नहीं हो, लेकिन वहाँ पर खान पान का सामान क्या हो, ज़्यादा हो, तो बालक को खान पान का जो लत है वो ज़्यादा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसको चारों तरफ उस प्रकार से उसको वातावरण है जो मिल रहे हैं। और समाज समाज कहने का मतलब ये हो गया इन्वायरमेंट में को जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। आपको फैक्टर्स के बारे में एक अलग क्लास लिया जाएगा जो कि बहुत ही सोशलाइजेशन सामाजिकरण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जल्दी उसी क्लास लिया जाएगा। अभी एक एक जो महत्वपूर्ण जो क्लासेज है आपका बाल्यावस्था का या अवस्था का ना, बहुत ही स्टेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी उसका भी क्लासेज में प्रारंभ करूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। तो अभी मैं जिक्र कर रहा था समाज का, सोसाइटी का। तो बालक जिस सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी में जिस प्रकार से उसको शिक्षा मिल रही है, बालक उस प्रकार से ही बनेगा। तो समाज भी किस में आता है? वातावरण में आता है, ठीक है। और समाज में जिस प्रकार के लोग मिलते हैं, जिस प्रकार के लोग रहते हैं, उस प्रकार से बच्चा उस समाज के देख करके ना वो अनुकरण कर लेता है, वही चीज़ बालक सीखता है। आपके आसपास में कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है? मतलब बालक जहाँ पर रहता है उसके चारों तरफ टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, तो बालक की जो वातावरण जो मिलेगा, इन्वायरमेंट जो मिलेगा, वो बालक उस प्रकार से ही सीखेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को जो शिक्षा, खान पीना, समाज या आपके आसपास में कितना टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है इत्यादि, वो सब क्या है? वातावरण है। क्या है? वातावरण है। कहने का समझिए मतलब क्या, कहने का उद्देश्य क्या है कि जिस घर में आप रह रहे हैं और उस घर में सभी के सभी लोग अशिक्षित हो और उस घर के चारों तरफ क्या हो? अशिक्षित हो, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए मना किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि तुम वो करो, तुम ये करो, तुम पढ़ाई नहीं करो, तुम ये सब करते रहो, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको समाज, वहाँ पर समाज मिला, वातावरण मिला, बालक उसी प्रकार से ढल गया, ठीक है। और वहीं पर लोग अशिक्षित ना होकर के शिक्षित होंगे, ठीक है, तो वो उस घर में कोई भी जन्म ले उनको शिक्षा सही रूप सही ढंग से मिलेगा, क्योंकि जो आसपास के जो लोग होंगे वो सही ढंग से बातचीत करेंगे, शिक्षित होंगे तो सही ढंग से बातचीत करेंगे, एक अच्छा समाज मिलेगा, सोसाइटी मिलेगा। तो यही सब आपके वातावरण हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण, या तो वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को कंप्लीट कर दे गया। हेरिडिटी तो रिवीजन कर लेते हैं कि हेरिडिटी उसे कहते हैं जो गुणसूत्र हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हम लोग को मिलता है, उसको बोलते हैं वंशानुक्रम या तो आनुवंशिकता। और वातावरण उसे कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेकर के उस वातावरण में आता है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। उदाहरण के तौर पर आप दिखाई, समाज, शिक्षा, खान पान, ये सब क्या थे? उदाहरण थे वातावरण का। तो ये सब के सब आपके उदाहरण हुए आनुवंशिकता और वातावरण के, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो चुका, इनको दिक्कत नहीं। क्या आनुवंशिकता किसे कहते हैं और वातावरण किसे कहते हैं? इन्वायरमेंट में मुख्य पॉइंट ये है, हेरिडिटी में मुख्य पॉइंट ये था कि हेरिडिटी हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। हेरिडिटी क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है। स्थिर करने का मतलब ये है कि हमारे माता पिता से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र हैं वो हमें मिल गए, तो वो एक जगह पर जाकर सेटल हो गए, ठीक है। अब वो हमारे के बाद हमारे पीढ़ी को मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वो आगे बढ़ते रहता है। ये नहीं होता है कि अभी कुछ और था,
कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद कुछ और होगा, कुछ घंटे बाद कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन पर्यंत, जीवन भर ये स्थिर होता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ये सिर्फ बदलाव होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट था, हेरिडिटी हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, और वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता है, वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये इसका मुख्य पॉइंट है एनवायरनमेंट का, कि वातावरण कभी भी क्या होगा आपका, स्थिर है जो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बालों को जिस प्रकार से वातावरण मिलता है वह उसी प्रकार से ढल जाता है। मैंने वो कुछ देर पहले ऊपर ही उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, समझाया कि बालक को जिस प्रकार से चारों तरफ से वातावरण मिलेगा, समाज मिलेगा, समाज में जिस प्रकार से वातावरण होगा, बालक उसी प्रकार से ढल जाएगा। बालक जिस घर में जन्म लिया है, जिस जगह से वो है, और उसके चारों तरफ लोग अशिक्षित हों बालक, और वो दिन भर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और वो बेवकूफ़ी हरकतें करते रहते हैं, तो बालक उसी का वो अनुकरण करेगा। बालक को इसलिए वो अनुकरण इसलिए करेगा क्योंकि वातावरण से उसको वही शिक्षा मिल रहा है। वातावरण में लोग एक दूसरे के जो लड़के हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं, वो सही ढंग से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, वो किन्हीं की मदद नहीं कर रहे हैं, तो बालक को वहीं से अनुकरण करना शुरू कर देगा। तो जितना ज़्यादा वातावरण गलत होंगे, गंदे होंगे, उतने ज़्यादा वो बालक को प्रभावित करेंगे। ठीक है, और वो हमेशा करेंगे, ये एक चीज़ के लिए नहीं, वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर उसकी जो माता पिता है, जो घर के सदस्य हैं, अगर उस वातावरण को छोड़ करके वो एक सही सोसाइटी, एक सही समाज में चले जाते हैं जहाँ पर लोग शिक्षित होते हैं, सही ढंग से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वातावरण चेंज हो जाएगा, बालक का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि बालक को जो अब शिक्षा और समाज जो ज्ञान अब जो मिलने वाला है, वो आपको उसको शिक्षा मिलने वाला है, तो वो उससे क्या हो गया, एजुकेशन। इसका मतलब क्या हो गया, बालक का जो वातावरण जो क्या होगा वो चेंज होगा। बालक को जिस प्रकार से वातावरण मिलता है वो उसी प्रकार से ढल जाता है। शुरुआत में से कठिनाई होती है लेकिन बाद में वह ढल जाता है, इसलिए वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता है। कहने का इसका और भी उदाहरण के तौर पर समझिए, आपको बीएड में इस चीज़ को भी पढ़ाई करना है, शैक्षणिक शास्त्र में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ में भी इन्वायरमेंट के बारे में जिक्र किया जाएगा, पढ़ना है आपको इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक आपको उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं, समझिए कि किन्हीं के माता पिता जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और वो एक ही पद पर हैं और एक ही जगह पर वो काम करते हैं और अलग अलग पद पर हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले यूपी में रहते हैं। ठीक है, और यूपी के बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया बिहार। तो यूपी में जब बालक जो रहता था माता पिता के साथ और जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और था, उनके नए नए दोस्त मिले थे। ठीक है, जैसे जैसे बालक वहाँ ढल गया यूपी के स्कूल में, और बालक को फिर उनके माता पिता को ट्रांसफ़र कर दिया गया बिहार। तो उनके माता पिता बिहार आ गए, तो वहाँ बालक को एडमिशन करवाया गया बिहार के किसी स्कूल में। तो बालक को यहाँ ढलने में क्या होगा, समय लगेगा। क्यों समय लगेगा, क्योंकि उसको नए मित्र मिलेंगे और नए सदस्य मिलेंगे, उस पर धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करेगा, ये सब प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पर वातावरण क्या हो गया, बालक को चेंज हो गया। यूपी में वातावरण में उसको कुछ अलग था, यहाँ पर जब आया तो उसका वातावरण कुछ अलग है, लेकिन इसमें भी बालक क्या हो रहा है, ढल रहा है, और बालक इसमें भी सीख रहा है। तो यही आपको कहा गया कि वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होती है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ और होगा। ठीक है, तो दो चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट थी कि वातावरण कभी भी स्थिर नहीं होता है, हेरिडिटी मतलब कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता हमेशा स्थिर होती है। अब आपका थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। इससे भी प्रश्न है जो सीटेट में पूछे जाते। क्रोमोसोम का हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र, कोई दिक्कत नहीं। और गुणसूत्र पूरे 46 होते हैं। गुणसूत्र पूरे कितने होते हैं, 46 होते हैं। गुणसूत्र पूरा कितने होते हैं, 46 होता है। ठीक है, और उसको जोड़ा में बांट दिया जाता है, 23 जोड़ा में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक चप्पल आता है, चप्पल का 2 जोड़ा होता है। ठीक है, 2 चप्पल आता है। ठीक है, तो 2 चप्पल में कितने हुए,
दो चप्पल जोड़ा में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जोड़ा चप्पल में कितने होंगे, 4 होंगे। तो 2 इसे मिलेगा, 2 इसे मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये 2 भाग क्या हो गया, आपका बट गया, इस वाला को 2 भाग, इस वाला को आपका बट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो क्रोमोजोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, और टोटल 46 होते हैं और उसको पेयर में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो क्रोमोजोम बांट देने के बाद मेल के पास 23 होते हैं और फीमेल के पास 23 होते हैं। पुरुष के पास 23 और महिला के पास 23, पूरे 46 होते हैं। उसको 2-2 जोड़ा में बांट दिया जाता है। उसमें 23 मेल के पास होते हैं और 23 आपके फीमेल के पास होते हैं। क्या, क्रोमोजोम, क्या क्रोमोजोम, गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। पर गुणसूत्र होगा। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं पूरे, 23 मेल में, पुरुष में 23 फीमेल में। दोनों का 22 एक जैसा होगा। दोनों का जो 22 है क्या होगा, आपको एक जैसा होगा। ये 23 आपको जो बांटा गया था, आपको ये जो 23 जोड़ा बांटा गया था, उसमें 22 जोड़े जो होंगे वो एक जैसा होंगे, ठीक है। और 22 को ऑटोजोम्स एक जैसा होता है। अब इसमें कितने बच गए, 22 हो गए, इसमें कितने हो गए, 22 हो गए। तो 22 जो ऑटोजोम्स क्या होते हैं, वो एक जैसा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑटोजोम्स कितने होते हैं, 22 होते हैं, भाई एक जैसा होता है। और एक जो गुणसूत्र बच गया, इसमें कितने थे, 23 थे। अब इसमें 22 एक जैसे हो गए, ठीक है। अब कितना बचा, एक बच गया। तो एक जो गुणसूत्र बच गया वह अलग पाया गया है। एक जो गुणसूत्र जो बच जाता है वो अलग पाया जाता है। वही बताता है कि बच्चा का जो सेक्स क्या होगा, बच्चा लड़का होगा या तो लड़की होगा। बच्चे का जो लिंग जो होगा, बच्चे का जो लिंग जो होगा वो क्या होगा, वह लड़का होगा कि लड़की होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, पुरुष होगा कि महिला होगा। बच्चा का जो लिंग जो होगा वो क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की कैसे होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ये सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं, पढ़ाई करने हैं आपको। ये चीज़ तो सभी लोग को मालूम होगा कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। मेल में XY क्रोमोसोम होंगे और महिला में XX क्रोमोसोम। XX महिला में और X और Y आपको पुरुष में। चलिए इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुरुष में होते हैं X और Y, महिला में होते हैं X और X। तो जब X और Y क्रोमोसोम मैचिंग करते हैं, X और Y क्रोमोसोम होता है, तो वो क्या होता है, वो मेल होता है, मतलब कि लड़का। कितना, बॉयज मेल के लिए X और Y, बॉयज के लिए X और Y क्रोमोसोम मिलेंगे तो वो क्या होंगे, आपका मेल होंगे। और इसका Y और इसका X, ठीक है। अब इसका X और X कितना, X और X क्रोमोसोम जब मिलेगा तो क्या होगा आपका, वो आपको फीमेल होगा, मतलब कि महिला। तो लड़का और लड़की समझ में आ गया कि बॉयज और गर्ल्स कैसे होते क्रोमोसोम्स के अनुसार। अगर X और Y क्रोमोसोम मैचिंग होंगे तो वो आपका मेल होगा, और X और X मैचिंग करेगा तो वो आपका फीमेल होगी, ठीक है। इसका X और इसका Y मैचिंग करने से वो पुरुष हुआ, और इसका X और इसका X मैचिंग करने से वो फीमेल हुआ। तो X और X क्रोमोसोम मैचिंग होंगे तो क्या होंगे, आपका फीमेल होंगे, और X और Y मैचिंग करेगा तो मेल होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको इस चीज को यहाँ पर कंफर्म में हो गया। X और Y मिलने से मेल और XX मिलने से फीमेल। इसी टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं कि X और Y क्रोमोसोम मिलने से क्या होगा, कौन सा मतलब क्या होता है, पुरुष, महिला, और भी 2 उदाहरण दे दिए जाएंगे, 2 और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे।
तो एक्स और वाई मिलने से पुरुष होती है और एक्स एक्स मिलने से फीमेल, ये तो महिला होती है। ठीक है, और पूछा जाता है कि पुरुष में कौन कौन से क्रोमोजोम होते हैं, इसके भी आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, वाई एक्स, एक्स एक्स, फिर एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, फिर एक ऑप्शन दे दिया जाएगा एक्स वाई। तो आपको एक्स वाई ऑप्शन को क्लिक मारना है। सही उत्तर आपका क्या होगा, एक्स वाई होगा। पुरुष में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं और महिला में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि महिला में क्रोमोजोम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ के बारे में और समझिएगा। नेचर, नेचर मतलब कि प्राकृतिक, और नेचर हमेशा क्या होती है, स्थिर होती है, ये कभी बदला नहीं जा सकता। नेचर क्या होता है, नेचर क्या होती है, नेचर हेरिडिटी होती है। नेचर में क्या होती है, हेरिडिटी मतलब कि स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब कि स्थिर, स्थिर को बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक्स। तो नेचर क्या होता है, स्थिर होता है, प्रकृति होता है, कभी भी बदला नहीं जा सकता। कौन, नेचर। नेचर है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता है, और नेचर हेरिडिटी में, नेचर को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, हेरिडिटी कभी भी, हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी आपको ऊपर मैंने बताया था कि हेरिडिटी स्थिर होती है। ठीक है, ये हो गया नेचर। अब होगा नर्चर। तो 2 चीज़ को समझिएगा, नेचर और नर्चर से बहुत ज़्यादा प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि नेचर क्या होता है, स्थिर होती है, अस्थिर होती है, बहुत चीज़। इस पर 2 और ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको उसमें टिक लगाना है कि वो स्थिर होता है। और नेचर को हेरिडिटी कहा जाता है, और हेरिडिटी क्या होती है, स्थिर होती है। इंग्लिश में स्थिर को कहा जाता है स्टैटिक्स। ठीक है, अब नर्चर, नर्चर डिबेट मतलब कि पालन पोषण, नर्चर डिबेट मतलब कि पालन पोषण, नर्चर डिबेट क्या कहा जाता है, पालन पोषण कहा जाता है। और उसको हिंदी में कहा जाता है वातावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब कि वातावरण। नर्चर डिबेट को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट। नेचर और नर्चर, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेचर मतलब कि स्थिर और नर्चर मतलब कि बदलाव, वातावरण बदल सकते हैं। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया कि इन्वायरमेंट को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो नर्चर मतलब होगा पालन पोषण, और उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। और ये अब क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कि अस्थिर, अस्थिर कहने का मतलब कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहना, एक जगह क्या होना, स्थिर नहीं रहना, उसको बोलते हैं अस्थिर, और उसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो आप इसको किसी प्रकार से भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश से याद कर सकते हैं, आपको हिंदी है तो आप हिंदी में इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुवंशिकता के कुछ 2 लाभ होते हैं, 2 महत्वपूर्ण लाभ हैं। हेरिडिटरी लॉ, अनुवंशिकता के सिद्धांत, ये लॉ हमेशा पूछा जाता है, यह इसका मेन की फैक्टर है। हेरिडिटरी लॉ, अनुवंशिकता का सिद्धांत, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमेशा ये पूछा जाता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। हेरिडिटरी लॉ, अनुवंशिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी मतलब कि अनुवंशिकता के सिद्धांत, या हेरिडिटरी लॉ, अनुवंशिकता के सिद्धांत। तो अनुवंशिकता के 2 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं, 2 सिद्धांत होता है। और पहले सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत बार आता है, पहले सिद्धांत से क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। सेकंड लॉ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ना के बराबर उतना रहता है, लेकिन आता है लेकिन ना के बराबर। पिछले सीटेट के क्वेश्चंस के तौर पर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में, तो 1 या 2 प्रश्न को जिक्र किया गया है सेकंड लॉ से, लेकिन पहले लॉ से क्वेश्चन जिक्र हमेशा करता है। तो फर्स्ट लॉ आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप दोनों लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ को बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब कि प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। रिग्रेशन मतलब ही क्या होता है, प्रत्यागमन। रिग्रेशन मतलब कि प्रत्यागमन। रिग्रेशन का मतलब होता है विपरीत होना। रिग्रेशन का ही मतलब क्या होता है, प्रत्यागमन का मतलब ही क्या होता है, विपरीत होना। विपरीत मतलब कि अलग। रिग्रेशन मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत, हिंदी में उसको क्या होते हैं। और रिग्रेशन का मतलब होता है विपरीत होना, या प्रत्यागमन का मतलब विपरीत होना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
विपरीत होना, ठीक है। विपरीत मतलब कि अलग अलग। तो इसका उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि बुद्धिमान माता पिता के मंदबुद्धि बालक, किन्हीं के माता पिता बुद्धिमान हैं और उनके जो बालक जो होंगे वो क्या होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, ठीक है। या फिर मंद बुद्धि बालक के बुद्धिमान बच्चे, ये भी आपको उदाहरण में है। उनके माता पिता मंद बुद्धि के होंगे, जानकारी न के बराबर होगा, लेकिन उनके बच्चे जो होंगे क्या होंगे, वो बुद्धिमान होंगे। तो एक अलग अलग हो गया, समझ में आया, विपरीत हो गया। उनके माता पिता कैसे हैं, बुद्धिमान है, उनके माता पिता कैसे हैं, बुद्धिमान है, लेकिन जो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मंद बुद्धि के। मंद बुद्धि के मतलब कि थोड़ा सा उनका जो आईक्यू लेवल है वो क्या होगा, वो आपका कम होगा औरों के अपेक्षा। तो क्या हो गया, विपरीत हो गया, अलग अलग हो गया। और हेरिडिटी तो आपको पहले से मैं बता रहा हूँ कि अनुवंशिकता, अनुवंशिकता मतलब कि आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और ये हमेशा अस्थिर होता है। हेरिडिटी हमेशा अनुवंशिकता या वंशानुक्रम क्या होता है, अस्थिर होता है, स्थिर होता है, सॉरी स्थिर होता है। अनुवंशिकता और वंशानुक्रम क्या, वंशानुक्रम क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धिमान उनके माता पिता होंगे और उनके बालक जो क्या होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, ठीक है। या वह किसी में आता है, रिग्रेशन में आता है। या फिर उनके माता पिता मंद बुद्धि के होंगे और उनका जो बालक जो जन्म लेगा वो क्या होगा, बुद्धिमान जन्म लेगा या तेज होगा, चालाक होगा। तो क्या हो गया, ये आपका विपरीत हो गया। माता पिता मंद बुद्धि के हैं और उनके बालक है जो क्या है, तेज हैं। या फिर उनके माता पिता बुद्धिमान है, उनके बालक है जो क्या है, मंद बुद्धि के हैं। तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों विपरीत हो रहा है। तो उसी के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। पूछेगा इस प्रकार से क्वेश्चन हमको पूछेगा कि किस सिद्धांत के अनुसार, पूछेगा कि सिद्धांत के अनुसार उनके माता पिता बुद्धिमान हैं और उनके बच्चे हैं जो मंद बुद्धि के हैं, तो किस सिद्धांत के अनुसार आता है। तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के भी आपको उसमें क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाए थे 11, वो भी उसमें अटैच कर देगा। तो उसमें आपको टिक लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत, आपको सही टिक लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये होता है वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी है जो विभिन्नता, ये आपको पहले भी, और ये आपको उतना नहीं पूछा जाता है। वेरिएबिलिटी मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता कहने का मतलब ये हुआ कि आपके माता पिता का जो रंग है, हाइट है, वो क्या हो, बच्चे में अलग हो। और किन्हीं के माता पिता मतलब कि उनका हाइट कम हो, तो उनके बालक का जो है, जो हाइट होता है वो क्या होता है, पूरा बढ़ जाता है। किन्हीं माता पिता का जो रंग जो होता है कुछ और होता है, उस बालक का रंग क्या होता है, कुछ और होता है। तो दोनों में क्या होना, अलग होना, विभिन्नता होना, भिन्न भिन्नता, ठीक है, मतलब कि अलग अलग। समझ में आ रहा है। यहाँ पर रंग होगा, रंग कुछ और है, उनके बच्चे का रंग कुछ और है, ठीक है। किन्हीं के माता पिता का रंग कुछ और है, उनके बच्चे का रंग कुछ और है, तो वो किसी में आते हैं, भिन्नता में आते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण हुआ। हाइट में लेकर चलिए, भोजन में लेकर चलिए, बहुत सारी चीज़ में लेकर चलिए, और मैं जिक्र करूँगा भी नीचे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट को भी दो भाग में बांटा गया है, एक आंतरिक और एक बाहरी। और इससे प्रश्न आपको सीटेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको भी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से मैं पढ़ना है, तो इस टॉपिक में जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन इस सीटेट में से प्रश्न जो इस दोनों से प्रश्न कुछ बनता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। आंतरिक कहते हैं कि जो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। जो बच्चा माँ के क्या होता है, माँ के गर्भ में हो, माँ के क्या हो, गर्भ में, माँ के गर्भ में होता है, तो बालक क्या होता है, उसी को कहा जाता है इंटरनल, आंतरिक, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। बच्चा जब जन्म ले लिया माँ के बाहर, माँ के गर्भ से वो बाहर आ गया, तो जिस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट मिलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब कि अंदर, माँ के गर्भ के अंदर जिस प्रकार से बच्चों को इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, आंतरिक वातावरण। और एक्सटर्नल मतलब कि बच्चे को बाहर से किस प्रकार से उसको वातावरण मिल रहा है, उसको बोलते हैं बाहरी वातावरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चलिए इसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं। ग्रीकर मेंडल
ग्रेगर मेंडल। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता का नियम बनाए थे। क्या कहते हैं? इन्होंने सबसे पहले मटर पर एक प्रयोग किए थे और उसके बाद उन्होंने हेरिडिटी लॉ इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक वो टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये कुछ नियम है जो वातावरण को प्रभावित करते हैं, ये आपको बीएड में पढ़ना है और सीटेट में बस थोड़ा जान लीजिए कि क्या क्या इसमें है। भोजन, न्यूट्रिशन, सनलाइट, एयर, हेल्थ, सोसाइटी, नेबर, कल्चर, रिलीजन, इंटेलिजेंस, इन सब के प्रभावित होने के कारण बच्चे का जो इन्वायरमेंट होगा क्या होगा? प्रभावित होगा। यदि बच्चे का भोजन सही रूप से सही ढंग से नहीं मिलेगा ना, या न्यूट्रिशन को सही रूप से नहीं मिलेगा, सही समय पर नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्या होगा? विकास है जो बहुत ही गलत होगा। बच्चा को हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी होती रहेगी। ठीक है, सनलाइट, अगर बच्चे को जहाँ पर पढ़ाई करे उस प्रकार से उसको सनलाइट अगर उसको नहीं मिलता है तो बालक को या बच्चे को आँख पर जोर पड़ेगा, उसको चश्मा फिल्म पर प्रयोग करना पड़ जाता है। तो ये सब के सब क्या होता है? इन्वायरमेंट से होता है, वातावरण से होता है। बालक जिस जगह पर रहता है वहाँ का वातावरण किस प्रकार से, और ये सब चीज़ इसमें क्या होते हैं? प्रभावित करते हैं। भोजन, न्यूट्रिशन, सनलाइट, हवा, स्वास्थ्य, समाज, पड़ोसी, वहाँ का प्रकृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रिलीजन, धर्म, वहाँ का इंटेलिजेंस, ये सब क्या करते हैं? वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो टॉपिक्स आपका इतना ही इसमें जानना था। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपको जानना है। बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो अब ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया गया है। किन्हीं को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको क्लास ये कैसा लगा वो आप अवश्य है जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और मैंने सभी क्लासेज का आपको प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। CDP का 2 क्लासेज हुई थी, उसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। और प्रीवियस वीडियो में CDP का टेस्ट लिया गया था। जितना भी जैसे इस टॉपिक से मैं पढ़ा दिया हूँ, तो आने वाला जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस टॉपिक से आपका टेस्ट होगा। सीटेट में इसको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, उसी पर आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। तो मैं हर एक विषय को ऐसा ही करता हूँ कि इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय को इस प्रकार से ही मिलेगा आपको कि एक दिन पहले को पढ़ाया जाएगा, पूरा से बताया जाएगा, और नेक्स्ट डे उसका उसी प्रकार से आपको टेस्ट लिया जाता है जिस प्रकार से सीटेट में प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। 2021 में किस प्रकार से पूछा गया था, उससे पहले किस प्रकार से पूछा गया था, उन सभी को मैं इंक्लूड कर देता हूँ, शामिल कर देता हूँ टेस्ट में। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस टॉपिक्स पर ही होगा, इस दोनों टॉपिक से टेस्ट होगा। तो CDP का 3 टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।